आप देख रहे हैं बेबाक में अविसार शर्मा। आज आपके सामने दो मुद्दे होंगे दोस्तों। तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम पेगासस मामले की जांच एक एक्सपर्ट्स कमेटी से करवाएंगे। वाह साहब, यानी कि जिस मामले का दोष आप पर है, सरकार पर है, अब सरकार ही उसे अपने ही एक्सपर्ट्स पैनल की कमेटी से जांच करवाएगी। वो हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, हट पगले रुलाएगा क्या। कांग्रेस ने इस पर करारा हमला बोला है। क्या है आगे बताऊंगा। दूसरा मुद्दा आपके सामने, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है दोस्तों। एक बार फिर वहां की महिलाओं, वहां के बच्चों के सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। मगर अफगानिस्तान का एक कमांडो जो लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, उसने एक कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अब अमेरिका को तैयार होना चाहिए एक और 9/11 के लिए। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम पेगासस जासूसी मामले की जांच कराएंगे, और वो भी अपने ही एक्सपर्ट्स पैनल की कमेटी से। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, पेगासस को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मीडिया की अपुष्ट रिपोर्ट्स के जरिए एक गलत धारणा फैलाई जा रही है, इसलिए हम इस मामले की जांच करवाएंगे अपने ही एक्सपर्ट्स पैनल की कमेटी से। यानी कि अपराध का दोष भी आप पर। संसद में लगातार विपक्ष आपसे सवाल उठाता रहा कि इस मुद्दे पर जांच कराइए, इस मुद्दे पर बहस कराइए, आप उससे भागते रहे। और ये मीडिया की अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि हम मीडिया की जो अपुष्ट खबरें हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। 14 देशों के मीडिया हाउसेस ने इस मुद्दे पर खबर निकाली है, और आप कहते हैं मीडिया की अपुष्ट खबरें। इस मुद्दे को गंभीरता से संयुक्त राष्ट्र ने लिया है, इस मुद्दे को गंभीरता से खुद इस्राएल ने लिया है। मैं आपको बता दूं, इस्राएल में इस मुद्दे को लेकर एक क्राइसिस ग्रुप का गठन किया गया है। यही नहीं, इस्राएल का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसे फ्रांस जाना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने। क्यों? क्योंकि इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनका फोन भी पेगासस के जरिए हैक हो गया था। और यहां भारत में क्या हो रहा था, 40 पत्रकारों के फोन हैक किए गए कथित तौर पर। यही नहीं, विपक्ष के कई नेता, इन चेहरों को देखिए, राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, प्रशांत किशोर। यही नहीं, वो लड़की जिसने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह शख्स रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके परिवार के 11 सदस्यों के 11 फोन्स हैक किए गए कथित तौर पर पेगासस के जरिए। और पेगासस क्या कहता है? पेगासस यह कहता है कि हम सिर्फ यह तकनीक जो है मुल्क को देते हैं, सरकारों को देते हैं, किसी निजी इंडिविजुअल को नहीं देते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि मोदी सरकार एक सरल से सवाल का जवाब नहीं दे रहा। और सरल का सवाल क्या है? वो ये कि तुमने पेगासस तकनीक खरीदी या नहीं खरीदी। बहुत आसान सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें तो बहुत कुछ हो जाता है। यह बात अलग है कि पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था, जब 45 देशों ने इसका इस्तेमाल किया तो हम पर क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं। अरे हिम्मत कीजिए ना, कहिए कि आपने एक तकनीक खरीदी, कहिए कि इस तकनीक के जरिए आपने फोन्स हैक किए। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मोदी सरकार क्यों डर रही है, क्यों पीछे हट रही है इस मुद्दे पर कुछ सीधा स्पष्ट कहने से। क्योंकि अगर आप जासूसी के लिए किसी का फोन हैक करते हैं, उसमें तब्दीली करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो आईटी एक्ट की धारा 43 के खिलाफ है। आईटी एक्ट की धारा 43 के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते, कानून के खिलाफ है। और अगर पेगासस के जरिए सरकार जासूसी करा रही थी, ये कानून के खिलाफ है, यानी कि सरकार ही गैर कानूनी काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर आज कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाए हैं। क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का, आइए सुनते हैं। बिल्ली दूध की रखवाली कैसे बैठ सकती है? क्या आदरणीय उच्चतम न्यायालय को यह मालूम नहीं कि जासूसी करवाने वाले ही अब जांच करेंगे? अपराधी खुद की जांच करेगा। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कौन भला मुझे सजा देगा? सीधा जवाब नहीं मोदी जी। मैं फिर टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से पूछता हूं,
हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं आपने पिगैसस जासूसी तंत्र खरीदा या नहीं खरीदा। एक ही सवाल है। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब सरकारों ने अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई है। खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के उनके गृह मंत्री अमित शाह, उन पर भी आरोप था। उन पर आरोप था कि वो एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे। अब क्यों करवा रहे थे मैं नहीं जानता, वही जानते हैं दोनों की एक लड़की जो ना देशद्रोही है, जो ना आतंकवादी है, उसकी क्यों जासूसी कराई जा रही थी। तो इनका तो तजुर्बा था। मगर दोस्तों, पेगासस की जो तकनीक है वो सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, देशद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। और इन्होंने राहुल गांधी का फोन उस वक्त हैक किया जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे 2019 के, यानी कि अगर राहुल गांधी का फोन हैक कर लिया गया होगा, क्योंकि वो निशाने पर तो था, तो इन्हें कांग्रेस की हर रणनीति का पता था। कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस क्या करेगी, यह सब कुछ पता होगा इस तकनीक के जरिए, इस हथियार के जरिए। मगर सरकार एक के बाद एक हास्यास्पद बयान दे रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और आज जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वाकई दोस्तों इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि बेसिर पैर की बातें हैं, और बेसिर पैर की बातें कहीं तो कहीं फिर तुम अपने ही एक्सपर्ट्स पैनल की कमेटी से इसकी जांच करा रहे हो। आज एक पत्रकार होने के नाते बेबाक पर मैं इस बात की मांग करता हूं कि इसकी जांच पार्लियामेंट्री कमेटी से हो, नंबर 1, या फिर इसकी जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से हो, और इसकी पहल कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करे। मैं यही तो बहुत सीधे तौर से आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार इससे क्यों बच रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर क्यों आनाकानी कर रही है। क्या यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि हमारा देश अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करवा रहा था, उनके फोन हैक किए जा रहे थे। बहुत शर्म की बात है दोस्तों। और आज बेबाक में दूसरा मुद्दा खासा अहम है दोस्तों। आप जानते हैं कि तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों वो ये कि भारत ने जो काबुल को अपनी तमाम फ्लाइट्स हैं, यानी एयर इंडिया की फ्लाइट्स आपके स्क्रीन पर, वो बंद कर दी है, क्योंकि वहां का जो वायु क्षेत्र है, एयर स्पेस है, वो बंद कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त काबुल के अंदर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वो वहां से नहीं आ सकते। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या हालत है वहां के एयरपोर्ट की। लोग बदहवास होकर उन एयरपोर्ट्स पे घूम रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, वीजा सेंटर पर लोगों की लंबी लाइनें हैं, लोग डरे हुए हैं कि तालिबान का एक इतिहास रहा है। 1996 से 2021 के बीच इन्होंने जो नरसंहार किए थे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए थे, जो बच्चों के साथ अत्याचार किए थे, और वहां के जो अलग अलग समुदाय के साथ अत्याचार किए थे, उसे लोग नहीं भूले। और सबसे बड़ी बात, जब तालिबान का वहां पर राज था दोस्तों, तो वहां पर ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को जगह मिली। उसने 9/11, यह तस्वीर याद है आपको, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढहा दिया गया था। 9/11 की साजिश ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में रहकर रची। अब जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं वो बहुत चिंतित करने वाली बात है। एक कमांडो, अफगानिस्तान का कमांडो जो लगातार तालिबान से लड़ रहा है, उसने कहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ विश्वासघात किया। यही नहीं, वो पूरी दुनिया पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहा है। उसने कहा है इसके बाद फिर तालिबान मजबूत होगा, और जब तालिबान मजबूत होगा और दुनिया भर के आतंकवादी फिर अफगानिस्तान आएंगे, तो एक और 9/11 हो सकता है। एक बार फिर अमेरिका पर बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? 20 साल राज किया था दोस्तों अमेरिका ने, 20 साल उनका अफगानिस्तान पर कब्जा था, और फिर बाद में ये लोग अचानक वहां से निकल गए। क्या अमेरिका का तालिबान के साथ कोई गुप्त समझौता था? वो बात छोड़िए दोस्तों, अफगानिस्तान के अपने राष्ट्रपति अशरफ गनी वो छोड़कर भाग गए अपने देश की जनता को। कितने शर्म की बात है, कितनी शॉकिंग बात है। और मैं आपको बतला दूं, व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो जिसके अंदर जो बाइडेन से वहां पर जो अफगानी लोग हैं या जो स्वतंत्र लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं। सुनिए। Biden, you betrayed us. Biden, you're responsible. Biden, you're responsible. Biden, you're responsible. Biden, you're responsible. U.S. war. It was U.S. war. This was
is what Biden is going to take women to this meshed cloth. This is not freedom. 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 We don't deserve this. We don't deserve this. We don't deserve this. We don't deserve this. आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान से अपनी आंखें नहीं मोड़ सकता। ढेरों मिसालें हैं हमारे सामने, जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर तबाही बरपाई थी। दोस्तों, अजीबोगरीब बात यह है कि तालिबान के प्रवक्ता ने अंबानी के न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। यह कोई शाहीन सुहेल है जिन्होंने अंबानी के न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और भारत को कहा है कि उम्मीद है भारत तालिबान को लेकर अपना रुख बदलेगा और जिस तरह से उसने पिछले 20 सालों से कठपुतली सरकार को समर्थन दिया था, वो उसी तरह का समर्थन अब तालिबान को देगा। यहां दो सवाल उठते हैं। पहली बात, तालिबान को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि उसका मानवाधिकार पर विश्वास है, ह्यूमन राइट्स में विश्वास है, बराबरी के समाज में विश्वास है, नंबर 1। नंबर 2, और यह बहुत अहम है, कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने इसी तरह से एक तालिबानी प्रवक्ता का इंटरव्यू किया था। पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र था ना दोस्तों, उसने एनडीटीवी को टारगेट करना शुरू कर दिया था कि देखो एनडीटीवी ने आतंकवादी का इंटरव्यू किया, आतंकवादी का इंटरव्यू किया। अब जब अंबानी के चैनल ने आतंकवादी का इंटरव्यू कर लिया, तब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? तुम बोलते हो ना ये कि तुम्हारे मुंह में दही जम गया है, तो क्यों अमित मालवीय अपने 2-2 रुपल्ली ट्रोल्स को मैदान में नहीं उतारोगे अंबानी जी के न्यूज चैनल के खिलाफ प्रचार चलाने के लिए? कैसे चलाओगे? क्योंकि अंबानी जी तो मोदी जी के मित्रों हैं, और भाजपा जो है वो आपके माई बाप हैं, और पापा के दोस्त के बारे में थोड़ा ना कोई कुछ कहता है। क्यों भाई? खैर, निजी तौर पर मेरा यह मानना है दोस्तों, चूंकि तालिबान एक प्लेयर है वहां पर, आतंकवादी संगठन है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उनका आतंकवादी गुटों के साथ सीधा सहयोग रहा है, हक्कानी गुट के साथ, आईएसआई के साथ, तमाम चीजों के साथ। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि भारत सरकार को भी फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे 1500 भारतीय इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से भारत लाना है। हमें एक भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। यह बहुत बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के सामने। और सबसे बड़ा प्रश्न, आप एक अरसे से तालिबान के साथ गुप्त बातचीत कर रहे थे, क्या आप देश को यह बताने की कृपा करेंगे कि उस गुप्त बातचीत का नतीजा क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ? क्या हम तालिबान और हमारे बीच में, मोदी सरकार के बीच में, क्या ऐसा विश्वास कायम हो पाया है जिसके चलते हम कम से कम अपने नागरिकों को सुरक्षित अफगानिस्तान से दिल्ली ला सकें? क्या उस बातचीत का यह नतीजा हो सकता है? या कहीं उनकी जान इस वक्त जोखिम में तो नहीं है? ये तमाम सवाल हैं, न्यूज चैनल्स इनसे नहीं पूछेंगे, मगर यहां बेबाक में हम ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे अपने नागरिकों से, और हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।